यूपीएससी और एलपीपीएससी के थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स के विषय के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सब्सिडी के टॉपिक के ऊपर। और सब्सिडी पर अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसमें से सब्सिडी के टाइप्स पूछे जाते हैं, सब्सिडी को कैसे डिफाइन किया गया, उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सब्सिडी दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है, सोशल सेक्टर में जो सब्सिडी दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन जो है बनते हैं। यहाँ पर जो हमारे सामने जो टॉपिक है वो है इश्यूज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी फॉर फार्म सेक्टर एंड अदर सोशल सेक्टर्स। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर हमको फार्म सेक्टर सब्सिडी और इसके अलावा जो अदर सेक्टर्स की सब्सिडी है उस पर चर्चा करनी होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले तो हमें सब्सिडी को समझना होगा और सब्सिडी के बाद फिर जाएंगे हम लोग कि सब्सिडी के टाइप्स क्या हैं, किस किस तरह से हम सब्सिडी को बांट सकते हैं, सरकार किस तरह से सब्सिडी को लोगों तक पहुंचाती है और उसका इम्पैक्ट अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है, और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सब्सिडी को लेकर जो विवाद होता है जिसमें WTO वगैरह का भी हस्तक्षेप रहता है, उससे रिलेटेड चीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले जिस टॉपिक पर चलते हैं वो ये है कि सब्सिडी है क्या। तो देखिए, सब्सिडी को अगर डिफाइन करेंगे तो सब्सिडी इज ए ट्रांसफर of money from the government to an entity and it leads to fall in the price of subsidized product। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि सब्सिडी वह धन है या वह पैसा है या वह आर्थिक सहयोग है जो सरकार के पास से निकलकर कमिंग आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी भी संगठन को इस तरह से प्राप्त होता है कि उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसकी कीमतों को या तो कम रखा जा सके या फिर जो उत्पादन की कीमत है उसको कम किया जा सके। ये सब्सिडी का एक मूलभूत स्वरूप है, मूलभूत परिभाषा है। व्यवहारिक शब्दों में कहें तो सरकार अपने खजाने से चाहे वो बजट के माध्यम से हो चाहे किसी अन्य तरीके से हो, जब लोगों को यानी कि पर्सन्स जैसे किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं या कोई भी संस्था हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई पब्लिक सेक्टर हो सकता है, कोई प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, जब कुछ राशि हस्तांतरित करती है और उसके बदले में वो कुछ लेती नहीं है। भाई टैक्स तो एक जो है जरूरी चीज है कि भाई आपने इतना कमाया इसलिए आपको टैक्स देना है, लेकिन सब्सिडी में इस तरह का कोई बंधन नहीं होता। सब्सिडी जो है वो सरकार की तरफ से व्यक्तियों या संस्थाओं को पहुंचाए जाने वाली वो राशि है जो सीधे उसके फंड में, सीधे उसके खाते में पहुंचता है, जिससे उस वस्तु की या तो कीमत कम कर दी जाती है या फिर उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा दी जाती है। लेकिन ये पैसा सरकार के खजाने से निकलकर उस व्यक्ति या संस्था तक पहुंचता है। उसी को यहाँ पर शब्दों में डिफाइन किया गया है कि सब्सिडी इज ए ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन एंटिटी, इट लीड्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्सिडाइज्ड प्रोजेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? सब्सिडी इज बोल्स्टर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसका सीधा एक पंक्ति में इसका जवाब ये है कि ये बोल्स्टर यानी बढ़ावा देता है किस चीज को? तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज में कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। अब चाहे वो कल्याण किसी भी क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर में हो, सोशल सेक्टर में हो, इकोनॉमिक सेक्टर में हो, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए, वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए जो उद्देश्य निर्धारित करके जो खजाने से सरकार पैसे को आवंटित करती है वो सब्सिडी है। और ये सरकार के नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का हिस्सा है, यानी नियोजित जो व्यय है। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो ये जो सब्सिडी का जो खर्चा होता है ये नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है और ये राशि किसी भी तरह से सरकार के खजाने से निकलकर लोगों तक पहुंचती है।
अब अगर इससे आगे बढ़े तो ये जानने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर हम इश्यूज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडी पर बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो बात आएगी वो ये कि भाई आखिर ये सब्सिडी होती किस तरह के है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह से इसको बांटा जाता है। एक कुछ ऐसे सब्सिडी हैं जो इकोनॉमिक सब्सिडी है और कुछ जो है वो सोशल सब्सिडी है। तो हम लोग सब्सिडी को दो हिस्सों में बांटते हैं, इकोनॉमिक सब्सिडी एंड द सोशल सब्सिडी। सोशल सब्सिडी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो देखिए एजुकेशन के लिए जो सरकार खर्च करती है, जनता के लिए जो सरकार लोगों में बच्चों को पढ़ाने के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करती है, तो एजुकेशन सब्सिडी होगी। या मान लीजिए हायर स्टडीज के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, या कोई भी इकोनॉमिकली कमजोर व्यक्ति समुदाय के व्यक्ति, उनके लिए सरकार जो खर्च करती है एजुकेशन के संदर्भ में, वो सब एजुकेशन सब्सिडी हो गया। एजुकेशन सब्सिडी, इसके अलावा हेल्थ के लिए यानी लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी जो है सरकार अपने खजाने से पैसा खर्च करती है, मदद करती है, हेल्थ सब्सिडी हो गया। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, पानी की व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकता है, और साफ सफाई के लिए जो सैनिटेशन की व्यवस्था है उसके लिए भी जो खर्च करती है उसे भी हम सोशल सब्सिडी के अंतर्गत रख सकते हैं। हाउसिंग सब्सिडी, लोग जो है मूलभूत आवश्यकताओं में हाउसिंग भी आता है तो उसे भी यहाँ पर रखा गया है। रिलीजन, कई बार धार्मिक सब्सिडी भी दी जाती है। धार्मिक से मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको तीर्थ यात्रा पे जाना है, हमारे देश में बहुत सारे राज्यों में ये तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में भी सब्सिडी दी जाती है। भाई रेल से जाना है, अब सरकार ने कहा कि भी जितने भी हमारे राज्य में बुजुर्ग लोग हैं, या केंद्र सरकार की योजना हो सकती है कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं एक पर्टिकुलर ईयर में वो जब ट्रेन से यात्रा करेंगे तो उनके धार्मिक व्यय पर, धार्मिक व्यय से मतलब अगर वो कहीं धार्मिक स्थल पर जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख है, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी को भी दे सकती है सरकार। तो वो जब किसी ऐसे धार्मिक या अपने तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो उनका जो किराए का पैसा होगा, जो उनका फेयर होगा, उसको जो है कम कर देंगे। अगर मान लीजिए 1000 रुपए फेयर है तो 500 रुपए वो व्यक्ति भरेंगे और 500 हम देंगे, यानी सरकार देगी। और इसके अलावा सरकार ये भी कह सकती है कि इस पर्टिकुलर एज से ज्यादा उम्र के जो भी लोग हैं उनकी यात्रा हम मुफ्त कर सकते हैं। तो ये धार्मिक सब्सिडी यानी धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए रिलीजन सब्सिडी है। डिसेबल्ड पर्सन के लिए, जो डिसेबल्ड लोग हैं, ब्लाइंड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, चलने फिरने में असमर्थ है, मूक बधिर है यानी कि डीफ एंड डम्ब है, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए भी सरकार की बहुत सारी ऐसी सब्सिडी योजनाएं रहती हैं जिनसे उनको मदद मिल सकती है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, महिलाओं और बच्चों के लिए तमाम योजनाएं सरकार की, जिसके लिए सरकार पैसा खर्च करती है उनके वेलफेयर के लिए। इसके अलावा बैकवर्ड कास्ट के लिए, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए भी सरकार अपने खजाने से सीधे पैसा खर्च करती है, उनके एजुकेशन के लिए, हॉस्टल्स के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, और ये सब सोशल सेक्टर में सब्सिडी का हिस्सा बन जाता है। और अगर बात करें कि देखिए इकोनॉमिक सब्सिडी भी होता है, तो सब्सिडी को दो हिस्सों में इसीलिए अपन ने देखा है क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमिक सब्सिडी में देखिए क्या क्या चीज हो सकता है। एग्रीकल्चर के लिए जो सरकार सब्सिडी देती है, कृषि के लिए भाई आपको कृषि क्षेत्र में पंप सेट लगाना है, कुआं खोदना है, तालाब बनाना है, या पाइप बिछानी है, या एग्रीकल्चर का कोई मशीनरी खरीदनी है, सरकार मदद करती है, एग्रीकल्चर सब्सिडी। इरिगेशन, सिंचाई के लिए, जैसा मैंने बताया, कृषि के लिए, सिंचाई के लिए। पावर एनर्जी यानी कि पावर सेक्टर के लिए, मतलब बिजली की आपूर्ति करना है, बिजली की कीमतों को छूट दे दी सरकार ने, पूरी माफ कर दी कि भाई आपका जितना बिल आया है वो सरकार अपने खजाने से भरेगी और आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो क्या हो गया, एनर्जी सब्सिडी। इसी तरह से इंडस्ट्री के लिए मान लीजिए सरकार को पता है कि अगर इंडस्ट्री लगेगा तो भाई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो इससे इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। तो सरकार कई बार जो है इंडस्ट्री जो होते हैं, जो इंडस्ट्री लगाते हैं, उनको कई तरह से सब्सिडी देती है। जैसे जमीन मुफ्त में उपलब्ध करा दिया, ठीक है, टैक्स में छूट दे दी, टैक्स नहीं लिया, तो ये हो गया इंडस्ट्री सब्सिडी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी,
परिवहन, मान लीजिए कहीं से कोई इंडस्ट्री लगाया और उनको वो ऐसी जगह पर इंडस्ट्री है जो बहुत रिमोट एरिया है, वहां से जो है परिवहन का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो सरकार क्या करती है, उनको परिवहन सब्सिडी देती है कि अगर आपने इस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाई तो हम आपको यहां से जो भी आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, उस पर हम 50% आपको किराया लेंगे, आपसे 40% किराया लेंगे, 20% किराया लेंगे, या उसके ट्रांसपोर्ट हम आपको फ्री कर देंगे। तो देखिए ये भी एक सब्सिडी होगी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी। कम्युनिकेशन एंड अदर सेक्टर सब्सिडी, कम्युनिकेशन के लिए भाई आजकल कम्युनिकेशन जो है व्यापार व्यवसाय की प्रगति का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो कम्युनिकेशन सब्सिडी कैसे होगा? कम्युनिकेशन सब्सिडी का मतलब ये हुआ कि भाई आप अगर टेलीफोन लाइन बिछाते हैं, या अगर आप मोबाइल लेते हैं, या आप कोई इस तरह से, तो सरकार क्या करती है, उन कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए क्या करती है, उनको कुछ चीजें मुफ्त कर देती है भाई, या कम कीमत पर उपलब्ध करा देती है, तो कम्युनिकेशन सब्सिडी हो गई। फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि फूड इंडस्ट्री अगर लगता है तो फूड इंडस्ट्री के कारण क्या हो जाता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बढ़ावा मिल जाता है, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल है फूड इंडस्ट्री में यूज हो जाता है, और फूड इंडस्ट्री में अगर वो यूज हो गया तो फिर उनको जो है प्रॉपर कीमतें मिलने लग जाती है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन सेक्टर में, फूड सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में भी फर्टिलाइजर किसानों को उपलब्ध कराते हैं, है ना। जो फर्टिलाइजर होता है, केमिकल फर्टिलाइजर हो या नॉन केमिकल फर्टिलाइजर हो, उपज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजर भी एक इनपुट है, तो किसानों को अगर वो फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा एग्रीकल्चर का। तो इसीलिए क्या करती है सरकार, फर्टिलाइजर की कीमतों को कम कर देती है, कम करके, और वो इंडस्ट्रीज को बोलती है कि भाई आप भले ही आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, आप प्रोडक्शन कॉस्ट से कम पर चीजों को, फर्टिलाइजर लोगों तक उपलब्ध कराइए, जो बीज का पैसा है वो हम आपको देंगे, ये भी सरकार के खजाने से जाता है। तो ये हो गया फर्टिलाइजर सब्सिडी। फूड सब्सिडी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, भले ही सरकार ने गेहूं या चावल या दालें या मिट्टी तेल या पेट्रोल या गैसेस कितनी भी कीमत पे खरीदी हो, लेकिन समाज के कुछ निश्चित समुदाय जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी बहुत कम है या पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन्हें निश्चित मात्रा में फूड सप्लाई करने के लिए, खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए भी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है, और उन्हें कम से कम कीमत पर, 1 रुपए की कीमत पर, 2 रुपए की कीमत पर, 3 रुपए पर केजी की कीमत पर फूड उपलब्ध करा दिया जाता है, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज को जो होते हैं, चूंकि इंडस्ट्री लगाने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उस एरिया का डेवलपमेंट होता है, तो सरकारें क्या करती है, कुछ इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए उनके टैक्स सब्सिडी भी देती है कि भाई आपने जो प्रॉफिट कमाया हम उसे टैक्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे बेनिफिट समाज को, सोसाइटी को मिल रहा है। तो टैक्स सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी, ये सारे जो सब्सिडीज मैंने आपको यहां पर बताए, ये सारे सब्सिडी इकोनॉमिक सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। तो सब्सिडी को 2 हिस्सों में अपन ने बांट दिया यहां पर, एक हो गया अपना सोशल सब्सिडी और दूसरा हो गया इकोनॉमिक सब्सिडी। अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर हम एग्रीकल्चर सब्सिडी की स्पेशली बात करें, कृषि सब्सिडी, क्योंकि उससे रिलेटेड इश्यूज पर हमको चर्चा करनी है यहां पर, तो एग्रीकल्चर सब्सिडी की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सब्सिडी क्यों दी जाती है? Why the agriculture subsidy is given to the people? क्यों देते हैं हम एग्रीकल्चर सब्सिडी? तो देखिए एग्रीकल्चर सब्सिडी देने का मकसद हमारा ये है टू प्रोड्यूस मोर एंड गेट डिजायर्ड रेम्यूनरेशन। यानी कि अगर हम किसानों को सब्सिडी देते हैं, फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं या कृषि क्षेत्र में सब्सिडी देते हैं, यानी सरकार अपने खजाने से कृषि क्षेत्र के विभिन्न कार्यों के लिए सब्सिडी खर्च करती है, तो इसका फायदा ये होगा कि कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, और दूसरी चीज, जो किसान है जिन्होंने उपजाया है उन्हें सही कीमत मिल जाएगी, सही कॉस्ट मिल जाएगा, उसके लिए एमएसपी वगैरह सरकार तय करके रखती है। और भले ही सरकार को ये लगे कि ये प्रोडक्शन कॉस्ट इसका कम है, लेकिन सरकार उसको गारंटी कर देती है कि आप चाहे जो भी उपजाएं, जितना भी उपजाएं, हम उसे एक निश्चित कीमत पर हम आपसे खरीद लेंगे। तो रेम्यूनरेशन, उन्हें एक निश्चित अमाउंट मिल जाता है, तो इससे प्रोडक्शन क्या होता है,
है, बढ़ता है। दूसरी चीज ये होती है मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन्फ्लुएंसिंग कॉस्ट एंड सप्लाई, ये भी उसी से रिलेटेड है। इससे क्या होता है, अगर हम सब्सिडी देते हैं तो एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज होती हैं, जो कृषि उत्पाद होते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ता है, और इससे क्या होता है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट एंड सप्लाई, जो आपूर्ति है और जो कीमत है, वो स्थायी बनी रहती है, एकदम बदलती नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि पता चला टमाटर का उत्पादन कम हो गया, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। तो चीजों को इस ढंग से रखा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि उसकी कीमतें एकदम से न बढ़ जाएं, क्योंकि ये मूलभूत चीजें हैं। सब्जी हो गई, फल हो गए, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, मूलभूत चीजें हैं। अगर ये चीजें मार्केट में उपलब्ध नहीं होंगी तो इनका इंपैक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ेगा, यानी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। तो इसीलिए इसको सरकार क्या करती है, इन क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं उनको अलग तरह से लाभ पहुंचाते हैं, कभी डायरेक्टली भी पहुंचाते हैं और कभी इनडायरेक्टली भी पहुंचाते हैं। तो इस तरह से ये बात यहाँ पर कही गई है। तीसरी चीज इसमें ये बताई गई है नंबर 3 में कि प्रोमोटिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, प्रोमोटिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देते हैं, विकास को, कृषि क्षेत्र का विकास हो सके, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो सके, ये भी इनका एक मकसद रहता है। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि लोग कृषि क्षेत्र में काम करें, कृषि का उत्पादन बढ़ाएं, लोगों को कृषि क्षेत्र में रोजगार मिल सके, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर अगर कमजोर पड़ता है तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट का जो जरिया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहां से लोग क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट कहां जाता है, उसका इंपैक्ट जो है अर्बन एरिया में या इंडस्ट्री पर पड़ने लगता है। तो फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वी रिक्वायर द एग्रीकल्चर सब्सिडी। फिर एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है कि हम क्यों एग्रीकल्चर सब्सिडी देना चाहते हैं, तो बैलेंस इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज। इंटर रीजनल, अब किसी क्षेत्र में तो किसान जो है काफी अमीर हैं, पंजाब है, हरियाणा है, ऐसे और भी कई राज्य हैं जहां पर बड़े किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन जो छोटे किसान हैं या जो छोटे पैमाने पर खेती करते हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो सरकार क्या करती है कि एक निश्चित सीमा तक सब्सिडी उन्हें उपलब्ध कराती है, निश्चित सीमा तक सब्सिडी उपलब्ध कराती है। भाई पानी, सिंचाई के लिए, पाइप के लिए, मशीनरी के लिए, और कई बार तो ये निर्धारित कर देते कि जो आप फर्टिलाइजर खरीदते हैं या जो बीज खरीदते हैं, आप सीड खरीदते हैं, वो भी हम आपको मुफ्त उपलब्ध कराएंगे, सिंचाई की व्यवस्था आपको मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। तो वहां पर क्या होता है, उन क्षेत्रों में जहां पर किसान बहुत मजबूत नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है इकोनॉमिकली, उनको सब्सिडी देकर के उनकी स्थिति में सुधार करते हैं, और उससे जो रीजनल इम्बैलेंस रहता है या रीजनल क्षेत्र एक असमानता बनी रहती है, उसको ठीक करने में हमें मदद मिलती है। इसके अलावा स्टिमुलेट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए, दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब इकोनॉमी पर इंपैक्ट डालेगा। तो इन सब एग्रीकल्चरल चीजों को, कृषि आधारित जो वस्तुएं हैं, कृषि से संबंधित जो वस्तुएं, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी हम सब्सिडी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंप्रूव मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब बहुत सारे कृषि उपकरण, जैसे जैसे तरक्की हुई है देश के अंदर, वैसे वैसे बहुत से कृषि उपकरण आ गए, ट्रैक्टर, नए नए किस्म के ट्रैक्टर आ गए, फसल को काटने के लिए हार्वेस्टर आ गए, और भी फसल को, क्रॉप्स को सुखाने के बहुत से तरीके आ गए, क्रॉप को, अनाज को अलग करने के लिए बहुत तरीके आ गए। तो पहले क्या होता था, बहुत सारी जो हमारे एग्रीकल्चर चीजें होती थी, कृषि उत्पाद होते थे, प्रोसेस में खराब हो जाते थे। प्रोसेस में अब फसल, गेहूं की कटाई हो रही है, तेज बारिश हो गया, ओले गिर गए, फसल खराब हो गई, आप अनाज घर में ला ही नहीं पाए, प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया। तो सर अब क्या हो रहा है, मैकेनाइजेशन हो रहा है कि 1 घंटे 2 घंटे में पता चला कि पूरे हेक्टेयर्स जो है आपने गेहूं का जो है कटाई कर लिया और अनाज को अलग करके अपने घर में पहुंचा दिया। तो इससे क्या हुआ, अनाजों की बर्बादी भी रुकी है। तो ऐसे मैकेनाइजेशन के लिए कि किसान ऐसे उपकरणों को खरीद सकें, ट्रैक्टर खरीद सकें,
सकें, हार्वेस्टर खरीद सकें, या और अन्य कोई कृषि उपकरण खरीद सकें, या कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है, अब वो महंगा है लेकिन उसे खरीद सकें। ऐसी एग्रीकल्चरल जो चीजें हैं जो मैकेनाइजेशन से संबंधित हैं, उनके लिए भी सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है। इसी तरह से प्रमोट बेटर क्रॉपिंग पैटर्न, और क्या करती है सरकार, क्रॉपिंग पैटर्न, जब सब्सिडी देते हैं तो क्रॉपिंग पैटर्न भी उससे सुधरता है। अब सरकार ने बोला आप जो है ये दालें लगाइए, ये पर्टिकुलर इस क्षेत्र में ये दालें लगाइए, अगर आप पल्सेस लगाएंगे तो हम आपको इस फसल को लगाने के लिए आपको जो पंप सेट है, सिंचाई की जो बहुत सारे स्रोत हैं, वो आपको हम अलग से उपलब्ध कराएंगे या कम कीमत पर उपलब्ध कराएंगे। इस तरह कृषि क्षेत्र में सब्सिडी दिए जाने से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो लोग कृषि क्षेत्र में से पलायन करना चाहते हैं और अगर वहां पर उनको सब्सिडी मिली, यानी कि उनको कृषि करने के लिए सहायता मिली, उनको कृषि उपकरण खरीदने के लिए या फिर सीड्स खरीदने के लिए या फिर उनको फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, तो उनका थोड़ा जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो कम हो जाता है और कृषि जो है लाभ का धंधा हो जाता है, प्रॉफिटेबल काम हो जाता है, जिससे उनकी रोजी रोटी वहीं मिलने लग जाती है। तो फिर वो वहां से पलायन क्यों करेंगे? क्योंकि पलायन का बेसिक रीजन क्या है कि कृषि क्षेत्र में जब वो काम कर रहे होते हैं तो जितना वो लगाते हैं उतना भी उन्हें मिल नहीं पाता है, या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी कृषि जो उनकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, इसीलिए लोग पलायन कर जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जो कि कृषि क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का एरिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, 50 से लगभग 54% तक लोग जो है कृषि क्षेत्र में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो अगर सब्सिडी दे करके उन्हें वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी उपलब्ध हो जाता है, रोजगार करने का मौका मिल जाता है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इस तरह से कृषि क्षेत्र में सब्सिडी एक आवश्यकता है, एक नीड है, और इसलिए कृषि क्षेत्र में सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था की जाती है। अब कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जाती है ना, उसको आर्थिक दृष्टिकोण से इकोनॉमिकली कई तरीकों से बांटा जाता है। जैसे एक तरीका है इसके डिवीजन का, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी। इनपुट और आउटपुट सब्सिडी के बारे में अलग से बात करेंगे, लेकिन यहां पर है ये एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो समझने में सरल हो, आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये जो पैसा है हमारे खाते में आया है। एक्सप्लिसिट सब्सिडी हो गई। एक्सप्लिसिट सब्सिडी के कई तरीके अपनाए जाते हैं, अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसमें, जैसे उड़ीसा में एक योजना है जिसका नाम है कालिया, KALIA, यानी इसका मतलब क्या होता है, कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इसका पूरा जो टर्मिनोलॉजी बन जाती है वो है कालिया, कालिया इन उड़ीसा। अब ये क्या होता है, तो जैसा कि मैंने बताया, कृषक असिस्टेंस यानी किसानों की सहायता करता है, फॉर लिवलीहुड की वो अपना जीवन यापन कर सकें, एंड इनकम ऑगमेंटेशन और अपने आय को थोड़ा बढ़ा सकें। और इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस योजना के तहत जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी करने का काम करते हैं, उनको सीधे सीधे बीज खरीदने के लिए, सीधे सीधे जो है बीज खाद खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, कृषि उपकरण खरीदने के लिए सरकार उनके खाते में सीधे सीधे पैसा पहुंचाती है, जिससे वो उपकरण खरीद के और अपनी खेती को बेहतर कर सके। कालिया। इसी तरह से एक और योजना है जो तेलंगाना में प्रचलित है, उसको बोलते हैं राइथू बांधू प्लान। ये भी एक्सप्लिसिट सब्सिडी का ही हिस्सा है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि कृषि क्षेत्र में जब स्पष्ट तौर पर किसानों को पैसा पहुंचाया जाता है, जिससे उनको अच्छी तरह पता होता है कि उन्हें ये पैसा किस काम के लिए, किस कार्य के लिए दिया गया है, उसका उद्देश्य क्या है, तो वो हो जाता है एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी। यानी इनपुट तो मिला और एक्सप्लिसिट मिला। एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट तौर पर मिला, उसका उपयोग उन्होंने उस उपकरण को खरीदने में, फर्टिलाइजर को खरीदने में या अन्य कृषि चीजों को खरीदने में किया और उससे उत्पादन बढ़ा
जिससे कि कृषि क्षेत्र की प्रगति हुई, जो उद्देश्यों में हमने आपको बताया था। फिर आपका आता है इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडी। अब इसमें क्या होता है, चीजें स्पष्ट नहीं होती, इम्प्लिसिट रहती है। इम्प्लिसिट मतलब स्पष्ट नहीं है, मतलब किसी अन्य तरीके से सीधे सीधे नहीं पहुंचाया जा रहा है पैसा उनको, अलग तरीके से। जैसे उनको बोला कि आप बिजली खर्च कर चुके हैं, आपने बिजली खर्च किया, चलिए कोई बात नहीं, बिजली आपने खर्च किया, पंप सेट आपने चलाया, तो आपको कम कीमत पर हम बिजली उपलब्ध कराएंगे। अगर नॉर्मल कीमत अगर 10 रुपए या 8 रुपए पर यूनिट है, तो हम किसानों को 3 रुपए या 2 रुपए पर यूनिट बिजली उपलब्ध कराएंगे। अगर मान लीजिए उन्होंने बिजली एक निश्चित सीमा से ज्यादा भी खर्च किया, तो भी हम उनको जो है बिजली उपलब्ध कराएंगे और उस पर छूट भी देंगे। तो इससे क्या हुआ कि डायरेक्टली तो उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली उनको लाभ मिल गया। तो जो बिजली का खर्च का उनका पैसा था वो बच गया, तो उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी उपज का जो खर्चा है, यानी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, वो क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह से सिंचाई का खर्चा, इरिगेशन का पंप सेट खरीदने जाते हैं, मान लीजिए बाजार में उसकी कीमत 15,000 रुपए है, अब सरकार ने उस पर सब्सिडी दी थी। सरकार ने कहा कि अगर जो भी हमारे किसान हैं ये पंप सेट खरीदते हैं, तो इनकी कीमत 15,000 नहीं रखी जाएगी, ये 5,000 में मिलेगी। लेकिन वो 10,000 रुपए क्या करेगी सरकार, अपने खाते से उस कंपनी को या उस पंप सेट के दुकानदार को भर देगी। क्या फायदा हुआ, अब देखिए 5,000 में उन्होंने पंप सेट खरीदा, उसकी कीमत 15,000 रुपए थी। अगर 15,000 रुपए किसान भुगतान करते, तो जो एग्रीकल्चर उन्होंने खेतों में लगाया है उसकी कीमत क्या होती, बढ़ जाती। लेकिन उस पंप सेट के कम कीमत में खरीदे जाने के कारण क्या हो गया, जो उसका उत्पादन का व्यय है वो कम हो गया, जिसके कारण जो कृषि जो उत्पादित हुआ उसकी कीमत को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और किसानों का खर्चा जो है वो भी कम हो जाता है। तो ये हो जाता है इम्प्लिसिट सब्सिडी। एक्सप्लिसिट इनपुट सब्सिडी और इम्प्लिसिट इनपुट सब्सिडी। एक और होता है आउटपुट सब्सिडी बोलते हैं उसको। इसमें इनपुट के लिए नहीं, आउटपुट सीधे प्रोडक्ट तो बना लिया आपने, मान लीजिए आपने गेहूं उपजा लिया, आपने चावल उपजा लिया, आपने दालें उपजा ली, आपने सोयाबीन उपजा लिया, अब बाजार में आया। अब बाजार में आया तो उसकी कीमत जो है वो, चूंकि बहुत सारे किसानों ने उपजाया, अलग अलग क्षेत्रों में उपजाया, भारत के बहुत से राज्यों में चावल गेहूं दालें उपजती हैं। अब वो इतना ज्यादा उपज हो गई कि उसकी कीमत जो है वो अचानक कम हो गई। अब किसानों ने जिस उम्मीद से वो फसल उपजाई थी उसको उसकी कीमत नहीं मिल पाएगी और उनकी हालत खराब हो जाएगी। जो उन्होंने कर्जा लिया हुआ है या जो भी उन्होंने कहीं से भी उधार ली हुई है, उस फसल को बनाने के लिए उपजाने के लिए उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अचानक कीमत कम हो गई। तो सरकार क्या करती है, आउटपुट सब्सिडी देती है, एक निश्चित कीमत जो है वो तय कर देती कि इससे कम कीमत पर आपका ये सामान मार्केट में नहीं बिकेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको इतनी कीमत तो मिलेगी ही मिलेगी, इससे कम कीमत नहीं हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये आउटपुट सब्सिडी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। इकोनॉमी वाले टॉपिक में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व वाला जो टॉपिक है हमारा, उसमें भी हमने इस बात का जिक्र किया है, जिसमें कृषि के कॉस्ट और उनकी जो बाजार मूल्य है उसमें एक अंतर रखा जाता है, जो एमएसपी की मदद से की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से। तो यहाँ पर यह आउटपुट सब्सिडी का उदाहरण है, जिसमें क्या करते हैं, किसानों की कीमतों को जब बाजार में चीजें आ जाती हैं तो उसको एक निश्चित कीमत पर उनसे खरीदने का वादा किया जाता है, और इस तरीके से भी सरकार अपने खजाने से उन तक पैसा पहुंचाने की कोशिश करती है। फिर एक बात और आती है, जो एक अलग तरीके से हम विभाजन करते हैं इस सब्सिडी को, इसको कहते हैं कि बेसिस ऑफ मोड, यानी कि हम किसानों को भुगतान किस तरह से करना चाहते हैं। तो किस तरह से करना चाहते हैं, इसमें दो तरह से सब्सिडी हो जाती है, एक डायरेक्ट सब्सिडी और दूसरा इनडायरेक्ट सब्सिडी। तो पहले हम डायरेक्ट सब्सिडी की बात करते हैं, डायरेक्ट सब्सिडी, एंड दिस इज इनडायरेक्ट सब्सिडी। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट, यानी हम एग्रीकल्चर सब्सिडी दे तो रहे हैं, लेकिन देने का तरीका क्या है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट सब्सिडी अगर देते हैं
तो डायरेक्ट सब्सिडी में देखिए क्या क्या चीज होता है। डायरेक्ट सब्सिडी क्या करता है, सीधे ट्रांसफर जो है मनी ट्रांसफर जो है सीधे बेनिफिशियरी तक पहुंचता है। बेनिफिशियरी यहाँ पर कौन है, जो कृषि का उत्पादन कर रहे हैं, यानी वो लोग जो एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जो हमारे किसान हैं उनके खाते में सीधे अगर हम पैसा पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है, इसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट सब्सिडी। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट सब्सिडी, यानी सीधे किसानों के खाते तक पैसे को पहुंचाना। अब इससे क्या, अब इसको कई तरीकों से दिया जाता है। ये जो सब्सिडी है ये कई तरीकों से देते हैं। जैसे किसानों ने कोई फसल उपजाया और उसको बोला कि आप मार्केट में आप बेच लीजिए, और मार्केट में जो भी आपका सामान बिका, क्योंकि आपको मंडी तक आने में दिक्कत आ रही है, आपको बेच नहीं पा रहे, आप बाजार में जो भी कीमत पर बेचना चाहे बेचिए, लेकिन सरकार ने एक कीमत तय की हुई है। अगर उससे कम कीमत पर आपका सामान बिकता है तो वो जो बीज का जो राशि है, जो बीज की राशि है, वो सरकार आपके खाते में डायरेक्ट भुगतान करेगी। भावांतर योजना, जैसे मध्य प्रदेश में जो ये योजना है इसे भावांतर योजना के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो भावांतर योजना क्या हुआ, भावांतर योजना इज सच ए फॉर्म ऑफ सब्सिडी इन विच द अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरी अकाउंट। बेनिफिशियरी यानी किसानों के खाते में सीधे पहुंचा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने जो सरकार ने जो कीमत निर्धारित की थी उससे कम कीमत पर बाजार में सामान बेचा गया और इससे उनको नुकसान हुआ और उस बीज की राशि जो है उनको पहुंचा दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द भावांतर योजना, और इसमें किसानों के खाते में सीधे जो है राशि पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो ये हो गया एक डायरेक्ट सब्सिडी कहते हैं। इसमें डायरेक्ट सब्सिडी का उपयोग जो है आजकल बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि आजकल ज्यादातर किसानों के पास खाते भी हैं, अकाउंट खोल लिया है बैंकों में। तो इससे बड़ी सुविधा ये होती है कि जहां पर भी किसानों के खाते में और उनको लग रहा है कि हमें किसानों को सब्सिडी पहुंचाना है या कोई आर्थिक लाभ पहुंचाना है, तो सीधे उनके खाते में पहुंचा दिया जाता है। इसका उपयोग, इस डायरेक्ट सब्सिडी का उपयोग आजकल एनिमल हस्बेंड्री में भी किया जा रहा है, जो पशुपालन यानी कृषि से संबंधित जो कार्य हैं उसमें भी किया जा रहा है। फिर एनिमल हस्बेंड्री, इसके अलावा एक्वाकल्चर। अब एक्वाकल्चर में क्या है कि भाई आप जो है मेरीन एक्वाकल्चर, मेरीन समुद्र का एरिया है या पानी का क्षेत्र है जहां पर की खेती करना बड़ा मुश्किल है, तो उन क्षेत्रों में भी खेती को बढ़ावा देने के लिए एक्वाकल्चर को बढ़ावा देते हैं। लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा है, तो सरकार क्या करती है कि आप उसमें व्यय करिए और जो भी आप राशि व्यय करेंगे उसकी एक निश्चित प्रतिशत आपके खाते में पहुंचा दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आप फलों या सब्जियों की खेती करते हैं, मान लीजिए फलों की खेती की या फूलों की खेती की, आपने फूलों की खेती की, उन्होंने बताया कि भाई इतना खर्चा होने वाला है, इसमें ये पानी की सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसके लिए पंप सेट खरीदना पड़ेगा, हमें इसके लिए बीज खरीदने पड़ेंगे जिसमें इतना सरकार कहती है आप जितना खर्च करेंगे करिए, लेकिन इसका इतना प्रतिशत, एक निश्चित प्रतिशत हम आपके खाते में भुगतान कर देंगे। इस तरह से हॉर्टिकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, या कई बार क्या होता है नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फसल नष्ट हो जाता है, पता चला गेहूं की खड़ी फसल जो है नष्ट हो गई, अचानक ओले गिरे, बारिश हुई और वो फसल नष्ट हो गया। अब इस फसल के नष्ट होने से क्या समस्या हो जाती है, इस फसल के नष्ट होने के कारण किसानों की हालत खराब हो जाती है। तो सरकार उन्हें प्रॉमिस करती है कि आप घबराइए मत, आप जो भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वो नुकसान भी हुआ हम उसका एक आकलन करेंगे और सीधे आपके खाते में जो नुकसान हुआ है उसके बदले में पैसा पहुंचा देंगे। इसके लिए कई बार सरकारें जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की भी मदद लेती है। लेकिन खाता यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के द्वारा उनके खाते में पहुंचाया जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई बाढ़ आ गया या कोई मान लीजिए अकाल आ गया, अकाल पड़ गया, तो इस स्थिति में भी कृषि को बहुत नुकसान होता है और किसानों की भरपाई प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से कर दिया जाता है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो किया जाता है इसकी हमारे कृषि क्षेत्र में एक बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट अभी पिछले कुछ सालों में बहुत से प्रयास किए सरकार ने, जैसे देखिए एक तो ये जैम का मतलब क्या हुआ कि एक तो किसानों को ये बता दिया गया कि भाई आपका एक जनधन खाता होना चाहिए, फिर आधार होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। आजकल ज्यादातर लोगों के पास जनधन खाते भी हैं, आधार भी है और मोबाइल भी है। इससे क्या होता है कि जैसे ही किसान
कोई भी, चाहे उनको कोई कैलेमिटीज के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना हो, या मान लीजिए उनको कोई कृषि पंप सेट खरीदा उन्होंने या बीज खरीदा, या मान लीजिए एमएसपी भावांतर योजना के तहत उन्हें कोई चीज भुगतान करना हो, तो क्या करते हैं, इस जैम की मदद से, यानी खाता उनके पास है, आधार से उसको लिंक कर दिया और मोबाइल के माध्यम से लिंक करके उनको भुगतान कर दिया, उनको मैसेज दे दिया गया। तो इन तीन चीजों से क्या होता है कि जो घोस्ट बेनिफिशियरी होते थे पहले, घोस्ट बेनिफिशियरी मतलब छुपे हुए बेनिफिशियरी, मतलब जो भ्रष्टाचार, एक बड़ा कारण ये होता था सब्सिडी का बहुत सारा पैसा उन लोगों को तब तक पहुंच जाता था जो उसके लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए जिनको, और वो उसका लाभ उठा ले जाते थे। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, ये जैम का इस्तेमाल किया, और इसकी मदद से ये फायदा हुआ कि इससे जो घोस्ट बेनिफिशियरी थे, मतलब जो बड़े किसान थे और जिनको सब्सिडी की जरूरत नहीं थी, जो गलत फॉर्म बना करके या गलत तरीके से भुगतान लेना चाहते थे, वो इससे काफी रिड्यूस हो गए। तो इससे सरकार के खजाने से जो अब सब्सिडी निकलती है वो सही व्यक्ति तक पहुंचने में मदद मिलती है। और क्या होता है, तो देखिए इससे एक बड़ा फायदा ये भी हो जाता है कि इससे जो छोटे किसान हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको भी काफी मदद मिलती है। छोटे किसानों को मदद मिल जाती है, क्यों? क्योंकि छोटे किसानों के पास कैपिटल नहीं होता, पूंजी नहीं होता। तो कई बार जैसे बीज खरीदने के लिए या कृषि उपकरण खरीदने के लिए या कोई सिंचाई से संबंधित कोई काम करने के लिए, तो और या कभी मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई और उनकी फसल नष्ट हो गई, इन सारी स्थितियों में क्या होता है, उनके खाते में पैसा पहुंच जाता है जितना भी निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा, और उससे उनकी परचेजिंग कैपेसिटी यानी खरीदने की क्षमता जो है वो बनी रहती है, और आगे के फसल के लिए वो छोटा किसान भी तैयार रहता है। तो इससे क्या होता है, रूरल एरिया से जो माइग्रेशन कम हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट का जो आधार जो कृषि बना हुआ है वो मेंटेन रहता है। तो ये भी एक बड़ा फायदा इसमें मिलता है। इसी तरह से आजकल क्या है कि फर्टिलाइजर सेक्टर में यानी फर्टिलाइजर क्षेत्र में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था, फर्टिलाइजर की कीमत को कम कर दिया जाता था, फर्टिलाइजर कॉस्ट में रिड्यूस, और जो हमारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज थे उनको कहा जाता था कि भाई आप इसकी कीमतों को अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से कम रखिए, और सरकार जो है आपको जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई कर देगा सरकार अपने खजाने से। अब उन्होंने चेंज किया पैटर्न को और क्या कर दिया कि अगर किसान जो है फर्टिलाइजर खरीदते हैं तो वो खरीदें, जो फर्टिलाइजर खरीदना चाहते हैं वो फर्टिलाइजर खरीदें, उसमें कोई मनाही नहीं है, और उसकी जो बाजार कीमत है उसको दें, और जितना फर्टिलाइजर वो खरीदेंगे उसके बदले में उसकी जो कीमत होगी वो तय है, और जो राशि सरकार ने तय की हुई है और जो बाजार की कीमत है उनके बीच का जो अंतर होगा वो उनके खाते में पहुंच जाएगा। मान लीजिए किसी किसान ने 1000 रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा, लेकिन उसकी सरकार द्वारा तय कीमत 600 रुपए है, तो इसका मतलब हुआ उसने 400 रुपए ज्यादा भुगतान किया। तो सरकार क्या करेगी, बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है प्रत्यक्ष हस्तांतरण के द्वारा वो जो 400 रुपए है वो किसान के खाते में पहुंचा देंगे। तो इससे भी फर्टिलाइजर का उपयोग भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी हटा नहीं सकते, हटाएंगे तो इसका एक बार अनुभव किया जा चुका है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर स्टडी की गई, पता चला फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम कर दिया गया। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम किया गया तो किसानों ने फर्टिलाइजर का प्रयोग कम कर दिया, फर्टिलाइजर का प्रयोग कम हुआ तो उत्पादन कम हो गया, उत्पादन कम हो गया तो एक कृषि समस्या खड़ी हो गई कि हमारे पास उतना उत्पादन ही नहीं है, और उसके कारण बफर स्टॉक में जो जितना होना चाहिए जमा वो कम हो गया। तो फिर सरकार ने सोचा नहीं, ये फर्टिलाइजर सब्सिडी को कम मत करो, तरीका बदल दो। तो उससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजर का दुरुपयोग होता है वो थोड़ा कम हो गया। उससे फर्टिलाइजर, क्योंकि जब सब्सिडी मिलती है और डायरेक्टली आपको कम कीमत पर चीजें उपलब्ध होती तो आप जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खरीद लेते हो, उससे ज्यादा उपयोग करने लग जाते हो। तो सरकार ने क्या किया कि भाई आप खरीदो, और जो कीमत का जो अंतर होगा उसका भुगतान हम आपके खाते में कर देंगे। तो किसानों में ये सोच पैदा हुई कि जितनी जरूरत है उतना खरीदो, क्योंकि हमें जो मिलना है वो तो उतना ही मिलेगा जो उसके डिफरेंस का है। तो इससे भी फर्टिलाइजर सब्सिडी के क्षेत्र में एक प्रत्यक्ष हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का उपयोग हुआ। अच्छा, इस डायरेक्ट सब्सिडी से एक और फायदा आप उठा सकते हैं कि बेटर न्यूट्रिएंट क्रॉप,
अब हमको मान लीजिए कोई ऐसी फसल जो हमें देश में जरूरत है, हमें आयात करना पड़ता है, हमारी विदेशी मुद्रा उसमें नष्ट हो रही है, तो सरकार क्या करती है कि किसानों को मोटिवेट करती है कि भाई आप ये फसल उपजाइए, आप सोयाबीन उपजाइए, आप दालें उपजाइए, आप ऑयल सीड्स उपजाइए, तिलहन फसलों का उत्पादन कीजिए। तो सरकार, अब किसान क्यों उपजाएंगे? जब उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसकी कीमत नहीं मिलेगी, तो किसान उसके लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे। तो कई बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारें क्या करती है कि जो भी चीज आप उपजा रहे हो, आप गन्ना उपजा रहे हो, तो गन्ना अगर आप, अब गन्ना इसलिए जरूरी है क्योंकि गन्ने की बहुत सारी इंडस्ट्री उससे चलती है ना, जो हमारी शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर के प्रोडक्शन के लिए शुगर केन कम होगा तो गन्ना इंडस्ट्री चलना बंद हो जाएगा, तो शुगर केन जरूरी है। लेकिन गन्ना उपजाने के लिए फिर किसानों को क्या करना पड़ेगा, हमें मोटिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या, सरकार क्या करती है, ऐसी फसलों के लिए जो जनरली बहुत ही ज्यादा नीडेड होता है, जो उद्योगों के लिए एक रॉ मटेरियल होता है या लोगों के लिए न्यूट्रिएंट होता है, लेकिन किसान उपजाना नहीं चाहते क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो सरकार ऐसे फसलों के लिए भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों के खाते में पैसा पहुंचाते हैं और किसान उसको उपजाने का प्रयास करते हैं। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है और जो आपको उसका फायदा मिला, जो उसके बेनिफिट्स थे, वो हमने आपको यहां पर बताया। अब इसमें बात करेंगे कि इस फायदे के अलावा क्या इसकी कुछ डिमेरिट्स भी है, तो डिमेरिट्स के ऊपर भी चर्चा होगी। अब हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डायरेक्ट सब्सिडी जो है, इसके डिमेरिट्स पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। डिमेरिट्स क्या होगी इसकी? देखिए, आपने खाते में सीधे कैश पहुंचा दिया, अब ये है कि उस कैश का उपयोग किसान एग्रीकल्चर के लिए ही कर रहे हैं या किसी दूसरे क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, ये तो पता नहीं चलता। जबकि सरकार ने वो जो डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा पहुंचाया, तो उसका उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए, तभी तो उनकी तरक्की होगी और एग्रीकल्चर का भी फायदा होगा और अल्टीमेटली जो सरकार का उद्देश्य है वो पैसा पहुंचाने का, वो पूरा होगा। और अगर उस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का या डायरेक्ट सब्सिडी का उपयोग किसानों ने किसी अन्य सेक्टर में कर लिया, लग्जरी सेक्टर में कर लिया या कोई ड्रिंकिंग के लिए कर लिया या कोई ऐसी एविल्स के लिए कर लिया जो कोई प्रोडक्टिव नहीं है, तो क्या हो गया, वो पैसा पहुंचाना खाते में घातक साबित हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार के खजाने से सब्सिडी के माध्यम से पैसा भी गया, दूसरी तरफ वहीं उस पैसे का उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नहीं हो पाया। और तीसरा नुकसान ये हो गया कि भारत की जो मुद्रास्फीति है, क्योंकि आप सब्सिडी तो दे रहे हो और सब्सिडी कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं बन पाई, क्योंकि सब्सिडी दिया किसके लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इसका खामियाजा जो है सबको, पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कई बार ये इस मामले में सावधान रहना पड़ता है सरकार को और इस पर निगरानी भी रखनी पड़ती है कि अगर सब्सिडी दी जा रही है तो अगर खाते में दिया जा रहा है तो उसका उपयोग भी उसी क्षेत्र के लिए होना चाहिए जिसके लिए उन्हें वो सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा हमारे देश में एक समस्या ये भी है कि रूरल एरियाज में इलिटरेसी, जो हमारी निरक्षरता है, वो बहुत ज्यादा है। अब अगर उनके पास खाता है, मान लीजिए जनधन खाता है, उनके पास आधार है, मोबाइल है, फिर मोबाइल की जो अपनी भाषा है उसे समझना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, आधार के साथ उसे लिंक करना, उसका उपयोग करना, इसके लिए अवेयरनेस चाहिए होता है। और बहुत सारे किसान अभी भी रूरल एरियाज में ऐसे हैं जो इसका जो है बहुत ज्यादा उपयोग या बहुत अच्छा उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसका फायदा जो है ये बिचौलिए उठा ले जाते हैं या वहाँ के जो छोटे छोटे वो लोग जो इन कार्यों को जानते हैं वो किसानों को जो है बेवकूफ बना करके और उससे उनको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं पाता है और बीच में कमीशन खोरी हो जाती है, एक नए किस्म की समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसको भी हमें कम करना है और लोगों में इस प्रोसेस में अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, लिटरेसी को बढ़ाना पड़ेगा। खासकर ये जो बैंकिंग लिटरेसी है, मोबाइल लिटरेसी है, ये जो लिटरेसी है एक अलग किस्म की लिटरेसी कह सकते हैं, जो पढ़ाई लिखाई के अलावा यानी व्यवहारिक लिटरेसी है, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक बड़ा डेफिसिट जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, इससे एक नुकसान ये भी होता है कि चूंकि सरकार के खजाने से बड़े पैमाने पर जो है बजट के माध्यम से राशि हस्तांतरित होती है और इस हस्तांतरण के कारण सरकार को
भरपाई करनी पड़ती है अलग अलग तरीकों से, कर्ज लेकर के या फिर उसको आरबीआई से कर्ज लेकर के, बैंकों से कर्ज लेकर के, या आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से। तो अगर कर्ज लेते हैं या कई बार नोट भी छापने पड़ जाते हैं, तो जब हम कर्ज लेते हैं, नोट छापते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो सब्सिडी जो है ये मुद्रास्फीति का एक कारण बन जाता है, जबकि सब्सिडी का इस्तेमाल मुद्रास्फीति को रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन होता यह है कि अगर वो सब्सिडी प्रॉपर एग्रीकल्चर में यूज नहीं हुआ तो उसका जो फायदा मिलना चाहिए वो ना मिल करके वो हमारे लिए घातक भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी एग्रीकल्चर सब्सिडी में डायरेक्ट सब्सिडी का उपयोग किया जाता है तो सरकार को इसके ऊपर निगरानी भी रखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ किसानों को भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है देश के लिए और क्यों उनको ये इस तरह से सब्सिडी दी जा रही है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडी की। तो सब्सिडी का दूसरा हिस्सा है, जो मोड ऑफ सब्सिडी में हम बात कर रहे थे, वो है इनडायरेक्ट सब्सिडी का, अप्रत्यक्ष सब्सिडी। अब देखिए अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होती है। अप्रत्यक्ष मतलब सीधे कैश उनके खाते में नहीं पहुंचाया गया। तो क्या किया गया भाई, जो चीज उन्होंने मार्केट से खरीदी उसकी कीमत कम कर दी, तो प्राइस रिडक्शन कर दिया। दूसरी, उनको बहुत सारे वेलफेयर स्कीम में शामिल कर दिया कि उनके पैसे खर्च ना हो। जैसे जब उनको हॉस्पिटल में जाना हो तो हेल्थ के लिए खर्च ना करना पड़े, तो हेल्थ स्कीम यानी वेलफेयर स्कीम। जब उनके बच्चों को एजुकेशन के लिए जाना पड़े तो एजुकेशन में खर्च ना हो, तो मुफ्त शिक्षा, है ना, तो मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। या उनको जब उन्होंने मान लीजिए बैंक से कर्ज लिया और वो कर्ज लिया, उस पे इंटरेस्ट जो है 7%, 8% या 10% का है, अब उसका वो इंटरेस्ट भुगतान करेंगे, मूलधन उसका प्रिंसिपल भुगतान करेंगे, बहुत दिक्कत होती है। तो सरकार ने कहा कि भाई आप क्यों चिंता करते हैं, आप कर्ज लीजिए, हम आपको इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, लेकिन पैसा आपको नहीं देंगे, हम सीधे बैंक को पहुंचा देंगे। आप कोई भी कृषि उपकरण खरीदिए, कृषि जो एग्रीकल्चर कोई मशीनरी खरीदिए, पैसा जो है हम आपको सीधे आपके खाते में नहीं देंगे, जहां से आप मशीनरी खरीदेंगे उस मशीनरी वाले को पहुंचा देंगे। तो इस तरह से भी जो है इनडायरेक्ट सब्सिडी का उपयोग किया जाता है, यानी कीमतों को कम रख करके, वेलफेयर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके, कम क्रेडिट यानी चीपर क्रेडिट यानी कि कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध करा करके, इंश्योरेंस फैसिलिटीज दे करके। इंश्योरेंस फैसिलिटी, अगर फसल नष्ट होती है तो आप चिंता मत करिए, आप जो है इंश्योरेंस जो आपका क्रॉप है, आप 1 रुपये प्रीमियम भरिए 1 साल का, हम उसमें 500 रुपए प्रीमियम भरेंगे। आपको सिर्फ 1 रुपये देना है, हम 500 रुपए देंगे, लेकिन सीधे आपके खाते में नहीं मिलेगा। पैसा कहां जाएगा, उस इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। तो इस तरह से इनडायरेक्ट सब्सिडी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे किसानों को क्या मिल गया, जो उनकी नीड है वो उनको मिल गई। उनको कम कीमत पे बीज मिल गया, उनको कम कीमत पे फर्टिलाइजर मिल गया, उनको इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल गई, तो फसल नष्ट हुआ तो उनको पैसा मिल जाएगा। उनको शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो उनको जेब से खर्च करना पड़ता था वो खर्च नहीं करना पड़ेगा। और अगर जो चीज वो खरीदने जा रहे हैं उनकी प्राइस को रिड्यूस कर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उससे भी उनकी थोड़ी बचत हो जाएगी। तो ये भी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और इसका अल्टीमेटली लाभ किसको मिल जाता है, आम जनता को, यानी देश के लोगों को मिल जाता है। तो मेरिट्स, अब इनडायरेक्ट सब्सिडी क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए फूड सिक्योरिटी, हम फूड सिक्योरिटी यानी कि हम खाद्य सुरक्षा को चलाना चाहते हैं। खाद्य सुरक्षा कब होगा, जब बड़े पैमाने पर कृषि का उत्पादन होगा। बड़े पैमाने पर कृषि का उत्पादन क्यों होगा, जब किसान उत्पादन करेंगे। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है ये इनडायरेक्ट सब्सिडी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब उत्पादन होगा तो उस उत्पादन को सरकार खरीदेगी, उसको एमएसपी पर जो है खरीदेगी, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, फिर उससे एक बफर स्टॉक बनेगा, उस बफर स्टॉक में रखेगी। और जो हमारी जो बहुत सारी स्कीम्स हैं फूड सिक्योरिटी की, जो लोगों तक पहुंचाया जाता है, जो फूड गारंटी एक्ट के तहत जो हमने बनाया हुआ है कि भाई आपको 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये किलो पर आप चिंता मत करिए, आपको खाना बेसिक नीड जो आपको है
राशन कार्ड के माध्यम से हम उपलब्ध कराएंगे ही, आपको चिंता कर। तो ये फूड सिक्योरिटी कैसे चलेगा? ये फूड सिक्योरिटी को चलाने के लिए उत्पादन चाहिए, और उत्पादन सही हो सके इसके लिए इनडायरेक्ट सब्सिडी का भी उपयोग किया जाता है। दूसरी बात ये कि ये जो फूड सिक्योरिटी की जो बात हमने की, वो जो है सबसे पहले जो है 1960 के आसपास जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी, और उसी के बाद वो फिर FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर बफर स्टॉक, ये सब चीजें आई थी। फिर वो धीरे धीरे उसमें अलग अलग तरीकों से जो है उसमें तरक्की होती गई, और फूड सिक्योरिटी एक्ट बना 2013 में, और भी लोगों तक हम उसका लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन आधार इसका जो है यही है कि किसानों को लाभ मिले, चाहे वो डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्ट मिले। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट सब्सिडी से उनको लाभान्वित कर रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि इससे एक फायदा ये भी मिल जाता है कि अगर हमें किसानों को ट्रेनिंग देना है, प्रशिक्षण देना है, कृषि क्षेत्र में ट्रेनिंग देना है, तो उनको हम बुला सकते हैं। उनको बुलाने आने का, जाने का, रहने का कोई खर्च उन्हें करना नहीं है, और कृषि करने का तरीका सिखा दिया। तो अभी तक जो पारंपरिक खेती करते थे वो, जिससे उत्पादन पता चला 20% 25% होता था, उसी खेत में, उसी मिट्टी में वो अब उत्पादन को 50%, 60%, 80%, 100% तक बढ़ा लेते। तो उत्पादन बढ़ गया ट्रेनिंग के माध्यम से। तो अगर हम ट्रेनिंग दे देते हैं उनको मुफ्त में, टेक्निकल असिस्टेंस, मान लीजिए हमने किसी साइंटिस्ट को भेजा, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को भेजा, किसी गांव में भेजा, किसी एग्रीकल्चर एरिया में भेजा, किसी फार्म में भेजा कि भाई किसानों को जाके बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग करवा दिया। सॉइल टेस्टिंग, अब इतना बड़ा देश है, हर जगह वैज्ञानिक जाएंगे, हर जगह सॉइल टेस्टिंग करेंगे, तो वो सब टेस्टिंग में भी तो खर्चा होगा। सरकार ने बोला कि भाई ये पैसा जो है किसानों से हम नहीं लेंगे, हम अपने सरकारी खजाने से देंगे। तो इस प्रोसेस में जो खर्च होता है, ये सब भी इनडायरेक्ट सब्सिडी का ही हिस्सा बन जाता है। तो किसानों को प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी सब्सिडी उपलब्ध कराया जाता है, और इसका लाभ अल्टीमेटली उत्पादन को बढ़ाने में, उत्पादन में विविधता लाने में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, फूड सिक्योरिटी को हासिल करने में हमें मिल जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट सब्सिडी की अपनी कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं? तो देखिए, इनडायरेक्ट सब्सिडी का जब इस्तेमाल किया जाता है तो जनरली होता यह है कि इनडायरेक्ट सब्सिडी उन क्षेत्रों में, क्योंकि ये इनपुट से जुड़ा रहता है, जो किसान ज्यादा इनपुट इस्तेमाल करेगा, ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेगा, ज्यादा सीड इस्तेमाल करेगा, ज्यादा इरिगेशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा, वो सब्सिडी का फायदा ज्यादा उठा पाएगा। अब जो छोटे किसान होते हैं वो ना तो उतना सीड यूज कर पाते, ना उतना फर्टिलाइजर यूज कर पाते, ना ही उतना है वो जो है इरिगेशन की टेक्नोलॉजी यूज कर पाते। अब छोटे किसान तो ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर सरकार ने ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? जो बड़े किसान हैं और जो ज्यादा ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। तो कई बार ये होता है कि इस प्रोसेस में लाभ उनको ज्यादा मिल जाता है जो बेसिकली इस लाभ के लिए, जिनके लिए उतना जरूरी नहीं होता, और जिनको वास्तविक तौर पर ज्यादा लाभ मिलना चाहिए उनको बहुत थोड़ा सा लाभ मिल पाता है, क्योंकि ये इनपुट इनडायरेक्ट सब्सिडी है, इनडायरेक्टली किसानों तक पहुंचता है। तो ये एक इसकी एक कमी है, इसको जो है कि सरकार ध्यान रखती है, और आजकल जो है इसीलिए कई जगहों पर जहां पहले इनडायरेक्ट सब्सिडी हुआ करते थे, अब उसको डायरेक्ट सब्सिडी में भी वो परिवर्तित करते जा रहे हैं। दूसरा, इससे कई बार क्या होता है कि रीजनल डिस्पैरिटी भी पैदा होती है। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब ये हुआ कि उन क्षेत्रों में जहां बड़े किसान हैं, जहां पर अनाजों का ज्यादा, जैसे गेहूं का उत्पादन होता है ज्यादा, तो अब गेहूं जो है ये सरकार ज्यादा कलेक्ट करती है, उसके MSP वगैरह भी बहुत व्यवस्थित ढंग से तय की जाती है। तो पता चला वो किसान जो गेहूं का उत्पादन करते हैं जिन क्षेत्रों में, उनकी रिचनेस बढ़ जाती है, और जो लोग गेहूं का उत्पादन नहीं करते, अन्य क्रॉप का उत्पादन करते हैं, उनकी जो है वो रिचनेस जो है उतनी नहीं बढ़ पाती है। तो इसीलिए कई बार इनडायरेक्ट सब्सिडी जो होता है उसको सीरियल सेंट्रिक एग्रीकल्चर कहते हैं। सीरियल सेंट्रिक यानी ऐसे अनाजों के लिए ये ज्यादा फायदेमंद होता है जो ग्रेन्स हैं, यानी अनाज, चावल, गेहूं, मोटे अनाज, सीरियल सेंट्रिक हो जाता है ये। तो इनडायरेक्ट सब्सिडी का ये भी एक नुकसान है। फिर एक और बात
ये जो है कई बार इसका मिसयूज भी होता है, पॉलिटिकली इसको मिसयूज करते हैं राजनीति। चुनाव का टाइम आया तो सरकार ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम जो है किसानों को बीज इतना ऋण जो है माफ कर देंगे, कर्ज माफ कर देंगे। अब वो डायरेक्टली खाते में तो पैसा नहीं मिला उनको, लेकिन बैंक को उन्होंने पैसा दे दिया और किसानों का कर्ज माफ हो गया। इससे सरकार के पक्ष में ये बात गई कि भाई ये सरकार जो है हमारा कर्ज माफ कर दिया, हमारा ब्याज माफ कर दिया, हमने जो कर्ज से ट्रैक्टर खरीदा था या पंप सेट खरीदा था उसकी कीमत हमें नहीं देनी पड़ी। लेकिन ये सरकार के खजाने में घाटे के रूप में आ जाता है और कई बार राजनीतिक दल इसे वोट बैंक के रूप में भी इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो इनडायरेक्ट सब्सिडी का इस तरह से उपयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट सब्सिडी हो या इनडायरेक्ट सब्सिडी हो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं और दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सब्सिडी को बंद नहीं किया जा सकता। इसके बहुत सारे लाभ हैं जो आप इन दोनों के मेरिट्स को देख करके समझ गए होंगे कि चाहे फूड सिक्योरिटी हो, चाहे इरिगेशन को बढ़ावा देना हो, चाहे किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना हो, चाहे बफर स्टॉक बनाना हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना हो। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी जो इसकी कमियां हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी को की, उसको दूर करने की तो जरूरत पड़ेगी। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, एग्जांपल ये है कि जनरली क्या होता है फर्टिलाइजर सेक्टर में सब्सिडी दी जाती है। अब ये सब्सिडी देने का जो रेशियो रहता है एनपीके, किसानों को इस्तेमाल करना चाहिए कैसे 4:2:1 में। लेकिन किसान क्या करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 4:2:1 में। लेकिन जब इसका आकलन किया गया पूरे देश में तो ये निकला कितना, ये निकला 6:2:1, यानी कि सबसे ज्यादा यूरिया का, यानी कि जितना पोटेशियम का उपयोग हो रहा है उसका 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन यानी यूरिया का उपयोग हो रहा है, यूरिया का उत्पादन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं, इतना ज्यादा सब्सिडी मिल रहा है किसानों को, तो उस फर्टिलाइजर का ज्यादा, तो इसका नुकसान किसका हो रहा है, खेतों का। हमारी जो धीरे धीरे खेतों की प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप अगर पंप सेट के लिए, ट्यूबवेल के लिए सब्सिडी दे रहे हैं तो बड़ी संख्या में ट्यूबवेल गड़ाए जाने लगे। बहुत बड़ी संख्या में ट्यूबवेल गड़ाए जाने के कारण क्या हुआ, जो वाटर लेवल है, वाटर टेबल है वो नीचे चला गया। बहुत सारी जगहों पर ये गंभीर समस्या आ गई। तो वाटर टेबल का नीचे जाना, इसके अलावा जो है मिट्टी का जो है वो दुरुपयोग होने के कारण उसकी जो गुणवत्ता है प्रभावित होना। इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जो किसान बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं जैसे फर्टिलाइजर का या पेस्टिसाइड्स का, क्योंकि पेस्टिसाइड्स भी उनको अगर सब्सिडी मिलती है कीटनाशकों के लिए या कोई कृषि के इस तरह से प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ों के लिए, अब बहुत ज़्यादा उन्होंने पेस्टिसाइड्स यूज किया तो मिट्टी खराब होने लग जाती है, या जिस फसल पे उन्होंने इस्तेमाल किया उस फसल की जो गुणवत्ता है वो कीटनाशकों के प्रयोग के कारण नष्ट हो जाती है। तो सब्सिडी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। ये इनपुट के रूप में, कीमतों को नियंत्रित करने के रूप में बहुत उपयोगी है, लेकिन इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में हो इस पर ध्यान रखना भी जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में किसानों को मिलता है, लेकिन ये जो है सरकार के खजाने से, संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से, बजट के माध्यम से ही निकलता है। तो अल्टीमेटली इसकी भरपाई के लिए सरकार को कहीं ना कहीं से टैक्स के रूप में अलग से टैक्स भी इंपोज करना पड़ सकता है, इसके अलावा कर्ज भी लेना पड़ सकता है। तो ये फिस्कल डेफिसिट का एक हिस्सा बन जाता है। तो जितना बड़ा सब्सिडी होगा राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट भी उतना ही बढ़ जाएगा। इसीलिए आजकल सरकारें क्या कर रही हैं, ये जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है इसका या तो स्वरूप बदलने की कोशिश कर रही हैं या फिर ये कोशिश कर रही हैं कि इनका दुरुपयोग कम से कम या नहीं के बराबर हो। और तीसरी बात ये कि अगर एग्रीकल्चर सब्सिडी देना जरूरी है तो हम डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से किसानों तक पहुंचाएं और उनको कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग हो सके इस पर निगरानी
रख सकें। तो इस तरह से एग्रीकल्चर के सेक्टर में सब्सिडी का महत्व काफी बढ़ जाता है। अब हम इस पर आगे बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सब्सिडी है इसके ऊपर क्या क्या किस किस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी जो संस्थाएं हैं उनकी भी निगरानी रहती है, और इसके अलावा सोशल सेक्टर के कुछ प्रमुख सब्सिडीज हैं उनके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।